हाँ तो बच्चों, आज हम आपको राज्यसभा के बारे में बताने जा रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो संविधान निर्माताओं ने संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया था और मगर इसके बावजूद भी भारत की संसद उतनी सर्वोच्च नहीं है जितनी इंग्लैंड की संसद है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया है। संविधान निर्माता संसद की प्रभुसत्ता के आदर से प्रभावित थे और इसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था, लिखित एवं कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद को सभी विषयों में कानून निर्माण करने की शक्ति नहीं दी जा सकती और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाना आवश्यक था। अतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था उतनी सीमा तक नहीं है जितनी अमेरिका में है। दुर्गादास बसु के शब्दों में, भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का बीच का मार्ग अपनाया है। भारतीय संसद के दो सदन हैं, एक को लोकसभा कहा जाता है और दूसरे को राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव भारत के जो मतदाता हैं वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है और दूसरा जो सदन है, राज्यों का सदन है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के जो निर्वाचित जो सदस्य हैं, विधायक हैं, वो करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार व्यवस्था की गई है कि भारत संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रम से राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह ही राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। अतः इनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा हो गई, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होंगे तथा निम्न सदन लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। राज्यसभा संसद का द्वितीय उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, नामजद किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कुछ निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएं आवश्यक हैं। वह भारत का नागरिक है हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष से कम ना हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, विकृत मानसिकता का ना हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित किए जाएं।
अनुच्छेद 102 के अनुसार संघ अथवा राज्यों के मंत्री पद लाभ के पद नहीं समझे गए हैं तथा यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का सदस्य उपयुक्त योग्यताएं रखता है अथवा नहीं, तो यह प्रश्न निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा तथा राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय के आधार पर निर्णय देगा। उनका निर्णय अंतिम होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इसे स्थायी सदन इसलिए माना जाता है कि इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यद्यपि 6 वर्ष है, परंतु उनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाएंगे और नवीन सदस्य पद ग्रहण करेंगे। पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो उसका पद रिक्त होता है, वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है अथवा सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाया जा सकता है। यदि सभापति अनुपस्थित रहता है अथवा ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा के गणपूर्ति अपनी सदस्य संख्या की 1/10 है। राज्यसभा के शक्ति और कार्य बातें हैं तो राज्यसभा कई प्रकार की शक्तियों का यूज करती है। सबसे पहले यह है कि विधायी शक्ति, लोकसभा तथा राज्यसभा विधि निर्माण करने का जो अधिकार है भारतीय संसद को प्राप्त है। विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और एक सदन जब पास करता है तो दूसरे सदन के पास जाता है साधारण विधेयक के संदर्भ में। दूसरा सदन उसके ऊपर विचार विमर्श करता है, अगर उसे सही लगता है तो वो पास कर देता है। अगर जैसे मान लीजिए लोकसभा ने कानून पास कर दिया, राज्यसभा के पास गया, तो राज्यसभा उसको 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है। और अगर इस विधेयक के संदर्भ में दोनों में मतभेद है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत वहाँ एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है और फिर बहुमत के आधार से उसे विधेयक का फैसला होता है। चूँकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होती है तो ये माना जाता है कि लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही वह कानून बनता है। अगर इतिहास देखा जाए तो अतीत में 3 ऐसे अवसर आए हैं जब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, मई 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक और 2002 में पोटा जो कानून पोटा के संदर्भ में संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया था। अब राज्यसभा संविधान में संशोधन भी करती है, संशोधन संबंधी कार्य भी करती है। तो संविधान में संशोधन जब किए जाते हैं तो अमेंडमेंट लोकसभा के द्वारा जैसे पास किया जाता है, राज्यसभा के पास आता है। अगर राज्यसभा उस अमेंडमेंट से सहमत नहीं है तो संविधान संशोधन के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा ने अमेंडमेंट कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया, वो राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा इससे सहमत नहीं है, तो वहाँ संयुक्त अधिवेशन का कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ 2 ही मार्ग बचते हैं, या तो राज्यसभा के द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उनको मान लिया जाए या फिर उस संशोधन को कैंसिल कर दिया जाए। उस संविधान संशोधन के संदर्भ में राज्यसभा को उतनी ही पावर प्राप्त होती हैं जितनी लोकसभा को होती है। यहाँ जैसे जब 1978 में 45वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा के द्वारा इस संशोधन विधेयक को 5 संशोधनों सहित पारित किया। ऐसी स्थिति में लोकसभा
और शासन के सम्मुख दो मार्ग थे, या तो संविधान संशोधन को छोड़ दिया जाए या उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाए। लोकसभा के द्वारा दूसरे मार्ग को अपनाया गया। अब वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्ति के संदर्भ में लोकसभा को, राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। हालांकि इस संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा कम शक्तियाँ दी गई है। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि उसके सुझाव को स्वीकार करे या नहीं करे। राज्यसभा कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का यूज भी करती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोक सदन के प्रति ही जिम्मेदार उत्तरदायी होते हैं। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्यों मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यकारिणी पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। विविध शक्तियाँ, उपयुक्त शक्तियों के अलावा राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदनों के सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा में जाता है। 1 माह से अधिक की अवधि तक अगर आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों मिलकर करते हैं। लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा के अनुमोदन ही आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेश को भी यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। राज्यसभा के पास 2 स्पेशल प्रकार की शक्तियाँ हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। जैसे एक अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। शुरू में इसका कार्यकाल इसकी समयावधि 1 वर्ष है। राज्यसभा इसको बाद में 1 साल के लिए और बढ़ा सकती है। और अनुच्छेद 312 के द्वारा ही राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित कर सकती है, या अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किसी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना व्यवस्था नहीं कर सकती। अब राज्यसभा की शक्तियों के अध्ययन से यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन वरन द्वितीय महत्व का सदन ही है। शक्तियों की दृष्टि से इसकी स्थिति ब्रिटिश राज्यसभा और अमेरिका सीनेट के बीच में ही कहीं है। वास्तव में संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी के रूप में भूमिका दी गई है, प्रतिद्वंदी सदन की नहीं। राज्यसभा की शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। राज्यसभा की स्थिति प्रारंभ से ही वाद विवाद का विषय रही है। यद्यपि संविधान सभा का एक बहुत बड़ा बहुमत राज्यसभा की स्थापना के पक्ष में था, लेकिन दूसरे और कुछ सदस्यों द्वारा द्वितीय सदन की उपयोगिता पर संदेह करते हुए एक सदनात्मक व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में कई प्रस्ताव भी लाए गए हैं।
संविधान सभा के प्रमुख सदस्य डॉक्टर अंबेडकर भी द्वितीय सदन के बहुत अधिक पक्ष में नहीं थे। संविधान लागू होने के बाद भी राज्यसभा की अनेक हिसाब से आलोचना की गई। प्रमुख आलोचनाएं निम्न हैं। पहली बात यह है कि इसकी रचना संबंधी आलोचना। रचना संबंधी में कहा गया है कि संघात्मक व्यवस्था के द्वितीय सदन का गठन संघात्मक राज्यों की समानता के सिद्धांत पर होना चाहिए, लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन में अमेरिका के सीनेट या ऑस्ट्रेलिया संघ के द्वितीय सदन के समान संघात्मक के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। राज्यसभा का गठन दलगत आधार पर होता है और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा दलगत आधार पर ही काम किया जाता है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि राज्यसभा के अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर पद ग्रहण करते हैं और इस बात का बहुत अधिक डर रहता है कि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धन की शक्ति या भ्रष्ट साधनों के आधार पर राज्यसभा का चुनाव जीत लिया जाएगा। व्यवहार में ऐसी घटनाएं कुछ प्रकाश में भी आएगी। तीसरी बात यह है कि राज्यसभा के सदस्यों का वो राज्य विधानसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि के पद्धति के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। इस संबंध में दोष यह है कि भारतीय संघ के कुछ राज्यों की विधानसभाओं में क्षेत्रीय दलों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के कारण क्षेत्रीय दल राज्य व्यवस्थापिका में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं, जिसे राष्ट्रीय हित में नहीं कहा जा सकता। चौथा यह है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और मनोनयन की यह प्रणाली नितांत प्रजातांत्रिक है। कार्यपालिका के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। पांचवी यह है